वापस चलते हैं अब काम की तरफ और इसको करते हैं गो टिक और इस पे भी आकर यूज़ माइक्रोफोन करते हैं। while using this site ठीक है। अच्छा स्क्रीन भी इनको शेयर कर देते हैं, स्क्रीन पहले से ही शेयर है और VS कोड स्टूडियो हमारे पास अच्छा मुझे जल्दी से बता देंगे कि डोम क्या होता है और क्यों ज़रूरी है और वेब डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है आज वाले। हम्म ठीक है और क्या जी बहलोल आप बताएंगे मुझे कि एनिमेशंस क्या हैं और वो डोम क्या है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। हम्म ठीक है जी अनस आप बताएंगे। ठीक है वेरी गुड जी। अयान अरमान अरमान बताएंगे मुझे कि क्या है डोम। बिल्कुल HTML की एलिमेंट के ऊपर अगर आपने कोई भी चीज़ जावास्क्रिप्ट के लॉजिक्स को अप्लाई करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं डोम। डोम क्या होता है एक टी लाइक स्ट्रक्चर जो आपके ब्राउज़र में आपके HTML एलिमेंट्स को अरेंज करता है और इसी डोम टी लाइक स्ट्रक्चर की बेस पर हम अपने HTML एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं और उनके ऊपर चेंजेस जो हैं वो अप्लाई करते हैं। अब कल हमने एक छोटा सा टास्क किया था कलर चेंजेस वाला। नई विंडो नहीं चाहिए, नई फाइल चाहिए। बाहर चले जाते हैं और डी में ये वेब डेवलपर ठीक है न्यू और मेरा फोल्डर और इसको नाम दे देते हैं जावा स्क्रिप्ट एंटर। मोर ऑप्शंस में चले जाते हैं VS कोड स्टूडियो का ऑप्शन नहीं आ रहा तो फिर इधर से ही आते हैं फाइल ओपन फोल्डर और डी डी के अंदर वेब डेवलपर और इसके अंदर जावा ठीक है। सेलेक्ट फोल्डर ये हो गया और ये इसका काम मेरा। अब इसको बंद करते हैं। यहाँ पे आकर नई फाइल बना लेते हैं index.html की और index.java ठीक है। कंट्रोल बी इनिशियल कोड क्या था HTML का लिखना पड़ेगा चेक करके देखिए। Shift1 H2 की हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे आकर H2 और लिखते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट फोल्डर फुल फॉर्म लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट और मॉडल MODEL ठीक है यही है स्पेलिंग।
गलत है? अच्छा, स्क्रिप्ट कोलन src./index.js लिंक कर लिया। बताया था कल क्यों जावास्क्रिप्ट को नीचे लिंक करते हैं। ठीक है, यूज कीजिए। नहीं, इसकी अभी करनी है। अच्छा, अब क्या करना है आपने कि index.js चले जाते हैं, index.js में आ गए। काम क्या था हमारा कि h2 का कलर चेंज करना था और टेक्स्ट चेंज करना था h2 के ऊपर ही क्लिक करके, ऐसा ही था। आ जाते हैं, कर लेते हैं ये काम। सबसे पहले तो गेट करना है HTML के एलिमेंट को जिसको आपने स्टाइल करना है। तो मैं हेडिंग को स्टाइल कर रही हूँ, तो मैं वेरिएबल का नाम भी क्या रख लेती हूँ, हेडिंग। क्या यूज़ होता था मुझे बता सकते हैं इसके लिए? डॉक्यूमेंट यानी HTML की फाइल के अंदर से डॉट गेट करके ले आओ एलिमेंट को उसके टैग नेम की बेस पर। ठीक है, टैग का नाम क्या है, h2। h2 ही है, ठीक है, h2। अब हम देखते हैं CLG कंसोल डॉट लॉग h2 इज इक्वल टू और h2 कंसोल, इसको पहले करते हैं लाइव। ये रहा। अब आपके पास आया है HTML की एक पूरी की पूरी एरे। एरे के अंदर अभी आपके पास है एक ही एज, ठीक है, इसलिए इसने यहाँ पे शो किया है 0 इंडेक्स पर h2। अब h2 एरे में इसलिए आए हैं, कल मैंने वजह बताई थी, मुझे बता सकते हैं क्यों आया एरे में? क्योंकि आपके टैग के नेम, आपकी क्लासेस के नेम यूनिक नहीं होते। आप ये नहीं कह सकते कि एक वेबसाइट में अगर हमने एक दफ़ा h2 यूज़ किया है तो पूरी वेबसाइट में ये h2 दोबारा यूज़ नहीं होगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा ही है ना। आप हो सकता है आपने अभी यहाँ पे h2 यूज़ किया है टैग, थोड़ा सा नीचे जाके आपको दोबारा यूज़ ज़रूरत पड़ जाए h2 की, आप यहाँ पे आके इसके अंदर कुछ भी लिख लें, आते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें, जैसे ही आपने h2 दोबारा लिखा तो अब इसकी लेंथ क्या होगी एरे की, 2। दो चीज़ें आनी। अगर आप देखें तो 0 इंडेक्स पे भी h2 है और 1 इंडेक्स पर भी h2 है। ये यानी ये क्या करेगा कि इस वेबसाइट के अंदर जितने भी h2 के टैग होंगे, ये वाली लाइन उन सारे h2 के टैग्स को क्या करेगी, गेट करेगी और हमें कंसोल में आकर शो करवाएगी। चाहे हम आगे 10 लगा दें, चाहे हम 20 h2 लगा दें, ये उन सबको क्या करेगी, गेट करेगी। अब हमने करना है चेंजेस फर्स्ट वाले के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आकर इसको बताना पड़ेगा कि भाई जो तुम्हारे 0 इंडेक्स पे हेडिंग है ना, मुझे सिर्फ वो चाहिए, कंसोल में सिर्फ वो ही शो करवा दो। तो अब आप देखोगे कि कंसोल में आपको सिर्फ और सिर्फ 0 इंडेक्स वाली हेडिंग यानी ये मिल रही है। अगर मैं डबल में भी कर सकते हैं, सिंगल में भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या मतलब, कैसे? दोनों सेम होते हैं। अच्छा, अब मैं, अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे क्या किया है गलत। अच्छा ठीक है, h2 मैं इसको कह देती हूँ 1 वाला मुझे दे दो। तो उसने अब क्या किया, लोरम इप्सम वाली ये वाली हेडिंग मुझे कंसोल में शो करवा दी। मुझे चेंज करना है फर्स्ट वाली के साथ, तो मैं फर्स्ट को ही देखती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो हम तरीके देख लेते हैं कि हम किन किन तरीक़ों से HTML के एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट कर सकते हैं। एक तो तरीका हमने देखा कि एलिमेंट को उसके टैग के नेम की बेस पर हम गेट करते हैं। आप मुझे बताएंगे कि CSS में कितने तरीके थे HTML के एलिमेंट्स को गेट करने के? क्लास नेम और आईडी और टैग का नेम, आईडी, क्लास और
टैग नेम, आईडी, क्लास, और भी था। यूनिवर्सल सेलेक्टर भी तो था, यूनिवर्सल सेलेक्टर जिसमें हम पूरे के पूरे HTML के एलिमेंट्स को एक ही दफ़ा में गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या मम्मी? अच्छा ठीक, अच्छा हमें क्या करना है, हम वही तरीके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया है कि एक एलिमेंट को उसके टैग नेम से गेट किया है, यानी हमारी HTML की फाइल के अंदर जितने भी H2 हैं ये उन सब H2s को गेट करके जाएगा। अगर हमने H2 के अंदर ये किसका माइक ऑन है, ये अहमद आरिफ, अहमद अपना माइक म्यूट करें आप ज़रा। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हमने बनाया होता वेबसाइट के अंदर एक बटन, अगर मैंने बटन के अंदर से कंटेंट को रीड, ठीक है, बटन को गेट करना है तो फिर मैं H2 की जगह यहाँ पे क्या लिख दूंगी, बटन। यानी जो भी मैंने टैग नेम गेट करना है, अगर मैं उसका नाम यहाँ पे आके लिखूंगी तो वो मुझे इस तरह से आकर मैं गेट कर पाऊंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा तरीका था कि एलिमेंट को उसकी क्लास की बेस पर गेट करना। तो आप यहाँ पे आके सारा तरीका आपका सेम ही रहेगा। चलो दोबारा करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास, ठीक है, और इसके अंदर आप एलिमेंट की क्लास का जो नाम है वो बता दोगे। अच्छा, अभी हमारे पास आप देखो HTML के अंदर कोई भी क्लास नहीं है, ठीक है, मैंने क्लास का एट्रीब्यूट कहीं पे भी यूज़ नहीं किया। अगर मैं आपको दिखा दूँ सर्च करके भी तो क्लास का नो रिजल्ट। लेकिन अगर मैं index.html में आती हूँ और मैं इसको कहती हूँ कि क्लास नेम की बेस पर फुटर नाम की एक क्लास बनाइए, मैंने वो गेट कर, देखते हैं वो क्या करता है कि अगर ये क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करती HTML के अंदर, एम्प्टी है, इस नाम की कोई भी क्लास एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम क्या करते हैं कि अगर फुटर के नाम की क्लास मैं बना देती हूँ H2, इसके अंदर मैं एक क्लास डाल देती हूँ जिसका नाम होगा फुटर, ठीक है। क्लास का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, आप फुटर, हेडर जो भी रख सकते हैं, लेकिन ये हम लोग रखते नहीं है, वो अलग बात है। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिल रही है, एक एरे, ठीक है। और ये भी सेम किस तरह से है, टैग नेम की तरह। आपको यहाँ पे भी आकर क्या बताना पड़ेगा, इंडेक्स आप बताएंगे तो ये आपकी हेडिंग आ जाएगी जिसके अंदर आपने फुटर की क्लास को यूज किया होगा। उसके बाद तीसरा तरीका है आईडी की बेस पर, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब मुझे बताओ कि क्या आईडी की केस में हमें जो रिजल्ट है वो एरे में मिलेगा? क्यों? क्योंकि आईडी आपकी क्या होती है, यूनिक। तो इसमें आपको एरे जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, डायरेक्ट आपका जो भी एलिमेंट होगा आपको वही देखने को मिलेगा। index.html में H2 फर्स्ट वाली को एक आईडी दे देती हूँ, हेडर, ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है आईडी का, तो मैं हेडर गेट करती हूँ और यहाँ पे आकर ये पास करती हूँ। अब देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो आ गया आपकी हेडिंग, और डायरेक्ट हेडिंग आई है। अब हमने यहाँ पे आकर कोई भी वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नहीं बताया। किसने ज्वाइन किया है? ये रहा। अब एक चौथा तरीका भी होता है हमारे पास, तीन तरीके देखे हमने, टैग नेम, क्लास नेम, आईडी की बेस पर। चौथा तरीका अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं कि फंक्शन मेथड, ये वाला जो है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, तीन यूज़ किए हैं हमने, ठीक है। क्लास की बेस पर फंक्शन भी चेंज हो रहा है कि गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अगर हमने किसी एलिमेंट को उसके नाम से गेट करना है तो फिर आप मेथड यूज़ करते हो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अगर आपने उसकी क्लास की बेस पर करना है तो क्लास नेम।
तो क्या हो कि हमें ये मेथड बार बार चेंज करना पड़ रहा है। हम इसको चेंज नहीं करना चाह रहे, हम ये चाह रहे हैं कि फंक्शन हमारा सेम रहे, अंदर से ये वाली जो चीज़ें हैं ना वो चेंज होती रहे। क्लास को गेट करना है तो डॉट आ जाए, आईडी को गेट करना है तो हैश आ जाए, टैग के नाम से गेट करना है तो डायरेक्ट टैग नेम आ जाए। हमें ये जो करना पड़ रहा है ना, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ये नहीं करना। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमारा दूसरा मेथड होता है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, वो है क्यूरी सेलेक्टर। ठीक है, अब अगर मैं इसमें आकर H2 हमारी हेडिंग, मैं किसी हेडिंग एलिमेंट को हेडिंग की बेस पर गेट करना चाह रही हूँ, मैं क्या करूँगी, क्यूरी सेलेक्टर ऐसे ही लिखूँगी और H2 जिस भी टैग की बेस पर मैंने गेट करना है मैं उस टैग का नाम लिखूँगी। अब अगर HTML में आए तो हमारे पास थे दो टैग ऐसे ही हैं H2 के, एक के अंदर हमने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल लिखा हुआ है, दूसरे के अंदर लोरम लिखा हुआ है। मैं क्या कर रही हूँ कि एलिमेंट को गेट कर रही हूँ उसके टैग की बेस पर, H2 की बेस पर। अब रिजल्ट कैसे आएगा मेरे पास, अरे आएगी, क्योंकि H2 क्या है, यूनिक नहीं है। तो वापस आते हैं यहाँ पे और ज़रा रिजल्ट देखेंगे, डायरेक्ट आपका टैग आ गया है, आपके पास एरे नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने यूज़ किया है क्यूरी सेलेक्टर। क्यूरी सेलेक्टर थोड़ा सा, इसको कह लें आप समझदार कह लें या इसको थोड़ा सा कामचोर कह लें। ये क्या करता है कि आपने जो भी टैग का नाम यहाँ पे पास किया है, ये HTML की फाइल के अंदर जाता है और देखता है कि फर्स्ट नंबर पर इसकी सर्च के साथ जो भी टैग का नेम मैच कर लेगा ये उसको गेट करके ले आएगा, बाकियों को ये क्या करेगा, इग्नोर। तो इसने ऐसा ही किया। आप देखो फर्स्ट नंबर पर थी हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो इसने क्या किया, फर्स्ट वाली को गेट किया, दूसरे नंबर वाली को इग्नोर कर दिया। लेकिन आपका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम क्या करता था, उस पेज के अंदर जितने भी HTML के H2 नाम के टैग्स थे वो उन सबको गेट करके ले आया था एक एरे की फॉर्म में। ठीक है, अब अगर आपको चाहिए हो HTML के सारे H2 के टैग, तब आप क्या करोगे, ये तो सिर्फ पहले को गेट कर रहा है बाकियों को तो इग्नोर कर रहा है, उस केस में आप इसके साथ लगा देंगे ऑल। अब ऑल करने से ही क्या करेगा कि वेबसाइट के अंदर जितने भी H2 नाम के टैग्स हैं ये उन सबको गेट करेगा और ब्राउज़र में आकर शो करवा देगा। अब इसको भी अगर आप देखें तो ये हेडिंग की फॉर्म में आपके पास, ये भी एक एरे की फॉर्म आपके पास बन के आ गया। फिर इसको भी गेट करना है तो फिर वही तरीका है, 0 या 1 जो भी, अभी दो चीज़ें हैं, 0 1 करेंगे तो सेकंड नंबर वाली आ जाएगी, 1 नंबर पर पहले नंबर वाली आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से। अब चलते हैं वापस, अगर हमने किसी एलिमेंट को क्लास की बेस पर गेट करना है तो क्या करेंगे, अभी मुझे सिर्फ क्यूरी सेलेक्टर को यूज़ करना है, डॉट, ठीक है, और क्लास का नाम, क्लास का नाम यहाँ पे क्या है हमारे पास, फुटर, डॉट फुटर। ठीक है, वापिस आएंगे। अब एरे के बजाय ये हमें क्या रिजल्ट देगा, डायरेक्ट हमारा H2 फुटर। ठीक है, अगर हमने इसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं तो हम डायरेक्ट चेंज करेंगे। आईडी की बेस पर गेट करना है तो फंक्शन आपका यही रहेगा, आप सिर्फ हैश लगाकर, जिससे पता चल जाएगा कि हम एक एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पर गेट कर रहे हैं। ठीक है, और आईडी का नाम लगा देंगे, हेडर था ये रहा, इसने अब क्या किया, हेडर को गेट कर दिया। ठीक है, अब आपने चेंजेस करनी है इनके कंटेंट के अंदर, गेट करने का तरीका पता चल गया। ठीक है, अब जो भी एलिमेंट आप गेट कर रहे हैं वो किसके अंदर स्टोर हो रहा है, H2 के अंदर। तब आपने अगर कोई भी चेंजेस करनी है तो आप इसको नहीं यूज़ करोगे, आप किसको यूज़ करोगे, H2। तो आप कहोगे H2 डॉट, अगर तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर से टेक्स्ट को चेंज करना है। अब देखो हमने क्या किया हुआ है कि इस वाले
हेडिंग को गेट किया हुआ है। हमने सिर्फ इसके इस कंटेंट को चेंज करना है ना, टेक्स्ट को, तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स h2 डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू, और हम कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे हेलो जेएस। ठीक है, फर्स्ट वाले के अंदर ये अब क्या करेगा, हेलो जेएस। ठीक है, उसके बाद एक और मेथड होता है आपका इनर टेक्स्ट। तो ये देखें, ये भी वो क्या काम करेगा, आपके टेक्स्ट को चेंज कर। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि नहीं, मैं H2 के अंदर ना एक स्पैन लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, स्पैन लगाकर उसके अंदर अपना टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, तो फिर ये क्या करेगा, इनर HTML के बजाय, इनर टेक्स्ट के बजाय आप मेथड यूज़ करोगे इनर HTML। ठीक है, और फिर इसके अंदर आप आकर बताओगे आपको कौन कौन से टैग्स जो है वो यहाँ पे चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे H2 के अंदर मिले एक स्पैन। ठीक है, इसको क्लोज भी करना पड़ेगा मुझे, और इसके अंदर मैं लिखती हूँ हेलो दिस इज स्पैन। ये ठीक है, अब वापस चलते हैं। अब देखिए, अब आपको हेलो दिस इज स्पैन नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप इधर देखें तो H2 है, H2 के अंदर अगर इसको ओपन करें हम तो एक स्पैन बन चुका है, और स्पैन के अंदर क्या है, हेलो दिस इज स्पैन टेक्स्ट। ठीक है, इस तरह से आप एलिमेंट्स के अंदर चीज़ों को, अगर आप एलिमेंट्स के अंदर भी चले जाएं तो ये देखिए यहाँ पे भी स्पैन नाम का एक नया एलिमेंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इस तरह से हम नए एलिमेंट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, हमने अब कल वाला काम करना है कि एक बनाना है। अभी भी ये क्या हुआ है कि आपके चेंजेस खुद ब खुद ये चेंज हो गया है, ये बार बार इस पर क्लिक हो जाता है। अच्छा, ये रहा, इसको करते हैं थोड़ा सा मिनिमाइज। ये रहा। अच्छा, फौरन से ही चेंजेस हो गए हैं, हमें पता ही नहीं चला कि पहले HTML के अंदर क्या था। रख दो साइड पे, HTML के अंदर क्या था, जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या चीज़ चेंज हुई है। ठीक है, नहीं समझ लग रही, ये तो पता चल गया कि अच्छा ये तो जावास्क्रिप्ट से हमने अभी चेंज किया है, लेकिन ये नहीं पता कि पहले यहाँ पे HTML के अंदर क्या था। तो अब चेंजेस को वाज़िया तौर पर करने के लिए हम सहारा लेते हैं इवेंट्स का। किसका, इवेंट्स का। इवेंट्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इवेंट्स जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होते हैं। कोई भी काम जो आप अपने माउस या अपने कीबोर्ड की हेल्प से वेबसाइट के ऊपर करते हो वो आपका क्या कहलाता है, इवेंट। आपने अभी यहाँ पे आकर इसके ऊपर कर्सर रखा, ठीक है, ये कर्सर लाना भी आपका क्या है, इवेंट। आप देखो इस इवेंट की बेस पर एक काम हुआ है। जैसे ही मैंने कर्सर इवेंट के ऊपर रखा, इसने मुझे यहाँ पे ये शो करवा दिया कि इवेंट इज डिक्लेयर, यानी इवेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी इसने मुझे वो यहाँ पे दे दी। अब आप देखो ये इवेंट की इन्फॉर्मेशन आपको वैसे नहीं मिल रही, ये इन्फॉर्मेशन कब मिल रही है, जब आप उसके ऊपर कर्सर लेकर जा रहे हो। तो यहाँ पे भी एक इवेंट लगा हुआ है ऑन माउस एंटर का। अब ये इन्फॉर्मेशन रिमूव हो जाती है जैसे ही मैं ये हटाती हूँ, तो इन्होंने इस पर भी इवेंट लगाया हुआ है कि जैसे ही माउस हटे आपने वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो बॉक्स ओपन था, उसको क्लोज कर देना। अब वेबसाइट में आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा स्लाइडर्स खुद ब खुद कई जगहों पर मूव कर रही होती हैं, कई जगहों पर मूव नहीं करती। वो कब मूव करती है, जब आप बटन के ऊपर क्लिक करते हो, होवर करते हैं या क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके वो जो ड्रॉप डाउन्स थे वो भी खुद ब खुद नहीं खुलते। कब खुलते हैं, जब कर्सर उनके ऊपर जाता है या आप जब उनको क्लिक करते हो। फॉर्म आपका खुद ब खुद सबमिट नहीं होता, तब सबमिट होता है जब आप बटन सबमिट के ऊपर क्लिक करते हो। तो ये क्लिक करना क्या है आपका, इवेंट। कर्सर लेकर जाना भी आपका क्या है, इवेंट। कर्सर हटाना भी आपका क्या है, इवेंट। लैपटॉप की किसी की को प्रेस करना भी आपका क्या है, इवेंट। और की को रिलीज करना भी आपका इवेंट है।
मैं ये सारे इवेंट्स आपको दिखा देती हूँ, इनकी डिटेल्स। MDN भी खोल लेते हैं और W3 स्कूल। ये कह रहा है कि इवेंट्स आर थिंग्स दैट हैपन टू HTML एलिमेंट्स। ठीक है, कोई भी काम जो HTML के एलिमेंट्स के ऊपर हो वो आपका क्या है, इवेंट। इवेंट्स ये देखिए, ऑन क्लिक यूजर क्लिक एन HTML एलिमेंट, ऑन माउस ओवर द यूजर मूव द माउस ओवर एन HTML एलिमेंट, ऑन माउस आउट अगर यूजर अवे कर ले अपना माउस HTML के एलिमेंट से, ऑन की डाउन जब वो किसी की को पुश करता है। ठीक है, ऑन लोड जब आपकी वेबसाइट क्या होती है, लोड होती है। आपने देखा होगा कि कई वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जब उनका पेज रीलोड होता है तो उनके जो एलिमेंट्स है, जो पूरा पेज है वो एनिमेट होके आ रहा होता है, कोई सेक्शन इधर से आ रहा होता है, कोई इधर से आ रहा होता है। ये आपको वैसे ही नहीं नजर आती। जब आपका पेज स्टैटिक पड़ा होता है उस वक्त ऐसा नहीं होता कि एलिमेंट्स इधर से आ रहे हैं उधर से आ रहे हैं। वो कब होता है, जब आपका पेज जो है वो रीलोड होता है। तो ये रीलोड के भी इवेंट्स होते हैं। ठीक है, और इवेंट्स को हैंडल करने के लिए इन्होंने बताया हुआ है नीचे कि नहीं। अच्छा, हम ज़रा काम कर लेते हैं वापस आके इवेंट्स के ऊपर। क्या करना है, सबसे पहले आगे आके बैठ जाओ शयान, शहरियार। सबसे पहले बनाएंगे एक फंक्शन, कौन एरो फंक्शन बना रहे हैं तो इसके लिए हमें फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, कौन और हैंडल इवेंट नाम रख देती हूँ अपने फंक्शन का। ये रहा, ठीक है, और हैंडल के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, हैंडल। अच्छा, मैंने H2 के एलिमेंट को पहले ही गेट करके रखा हुआ। मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरा ये वाला फंक्शन कॉल हो उस वक्त क्या हो कि ये जो मेरा HTML का एलिमेंट है ना, जिस लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, ये क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो मैं क्या कहूँगी, H2 डॉट इनर टेक्स्ट, ट्रिपल एन हो गया, चलो इनर टेक्स्ट इसके इक्वल हो जाए हेलो JS के। ठीक है, अब आप देखो कि ये हेलो JS के इक्वल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया हुआ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आकर इसको डायरेक्ट कॉल कर देती हूँ विदाउट एनी इवेंट, इसने खुद ही हेलो JS कर दिया, मेरा वेट नहीं किया कि मैं पेज रीलोड कर लूँ फिर कर ले, इसने खुद ही कर दिया ये। ठीक है, तो चेंजेस तो हमें पता नहीं चले। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं, HTML में चले जाते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं इस हेडिंग के ऊपर क्लिक करूँ, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के ऊपर जब क्लिक करूँ तब मेरा जो टेक्स्ट है वो चेंज हो। तो फिर मैं इवेंट यहाँ पे आके कॉल करूँगी ऑन क्लिक। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तब क्या काम करना है, इस फंक्शन को कॉल करते हैं, सेव करते हैं, इसको आकर चेक करते हैं। अभी ये ऐसे ही है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ये हो गया हेलो JS। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि इसकी स्टाइलिंग भी चेंज हो जाए। HTML के एलिमेंट्स को आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू किस तरह से CSS अप्लाई कर सकते हो वो तरीका हम देखने लगे हैं। वो कैसे है जी, आपने जिस भी एलिमेंट के ऊपर CSS अप्लाई करनी है उसका नाम लिखेंगे, डॉट स्टाइल का कीवर्ड यूज़ करेंगे। स्टाइल का कीवर्ड बताता है कि आपने H2 के ऊपर CSS अप्लाई करनी है। डॉट लगा देंगे, जो भी आपकी CSS की प्रॉपर्टी आपने लिखनी है आप उसका नाम लिखोगे। मैं इसको कह देती हूँ बैकग्राउंड कलर। अब
पहले जब हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते थे तो हम इस तरह से यूज़ करते थे, बैकग्राउंड कलर कोलन और जो भी हमारा कलर होता था इस तरह ही लिखते थे, ऐसा ही है। अब क्योंकि हम प्योर CSS की फाइल के अंदर काम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं .js की फाइल के अंदर CSS का काम, तो फिर थोड़ा सा रूल भी चेंज होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो रूल क्या है कि CSS के फाइल जब CSS की प्रॉपर्टी को आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉल करोगे तो आप ये हाइफन नहीं डाल सकते, ठीक है। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव, ये रहा। उसके बाद हाइफन के जो बाद वाला आपका फर्स्ट लेटर होता था, आप उसको क्या करोगे, यहाँ पे कैपिटल लिखा करोगे, ठीक है। और कोलन की जगह आप लगाओगे इज इक्वल, और जो आपके वेरिएबल का नाम है यानी जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको आप रैप करोगे स्ट्रिंग में, ताकि पता चले कि ये CSS की प्रॉपर्टी है, कोई वेरिएबल नहीं है। आप देखो जैसे मैं यहाँ पे आके ब्लू लिखती हूँ तो ये बिल्कुल इसको समझ रहा है कि ये एक वेरिएबल है, ठीक है। H2 और इसका जो स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन है, दोनों का सेम हो गया, तो ये वेरिएबल कंसीडर करता है अगर आप कोई भी चीज़ स्ट्रिंग के बगैर लिखते हो यहाँ पे। तो ब्लू कलर एक कलर का नाम है, ये स्ट्रिंग है, कोई वो नहीं है, वेरिएबल नहीं है। तो हमें ये फ़र्क बताना होता है। क्लिक करते हैं, ये आ गया कलर। टेक्स्ट को मैं चाह रही हूँ सेंटर में आ जाए, क्लिक करने पर कर लेते हैं ये भी काम। शयान क्या है, शहरियार बताएंगे कि टेक्स्ट को सेंटर करने की प्रॉपर्टी क्या होती है। लाइन सेंटर। तो बताएंगे अगर जावास्क्रिप्ट में यही काम करना है तो कैसे करेंगे। डॉट अलाइन, नहीं, फर्स्ट वाला लेटर छोटा ही रहेगा। अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, ठीक है। वेरी गुड, इसको सेव करते हैं, वापस चलते हैं। सेंटर नहीं आया। अलाइन नहीं चलेगा, क्यों? टेक्स्ट अलाइन सेंटर आएगा। अलाइन आइटम जस्टिफाई कंटेंट डिस्प्ले फ्लेक्स के बगैर काम नहीं करते, पहले डिस्प्ले फ्लेक्स करना है फिर अलाइन आइटम करना है, लेकिन हमने तो सिर्फ उसको सेंटर में लाना है, तो हम टेक्स्ट अलाइन करेंगे। फर्स्ट लेटर स्मॉल ही रहेगा और अलाइन जो है वो कैपिटल आ जाएगा। सेंटर, अब चेक करते हैं आगे। सेंटर में पैडिंग चाहिए थोड़ी सी, एनएस बताएंगे पैडिंग कैसे लेंगे। H2 डॉट, बता दो डॉट पैडिंग, लेकिन पैडिंग सिर्फ टॉप से देनी है। हो गया सर? हाँ, फिर तो ठीक है, इज इक्वल और 20 पिक्सल, क्लिक टॉप से 20 पिक्सल, चारों साइड से ले दे देते हैं इसको, तो सिंपल पैडिंग और 20 पिक्सल, ठीक है। अरमान, कलर चेंज करना है इसका, टेक्स्ट का। H2 डॉट स्टाइल डॉट कलर वाइट, हो गया कलर वाइट। राफे, फॉन्ट साइज बड़ा करना है टेक्स्ट का। क्या हुआ है?
h2 डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 2 रैम। रैम में दें साइज तो ज़्यादा बेहतर होता है, 2 रैम। हो गया। बॉर्डर रेडियस देना है, h2 डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर रेडियस इज इक्वल टू 50%, 10 पिक्सल दे देते हैं इसमें, ठीक है। ये रहा क्लिक स्टाइल, ठीक है। यानी आप समझ लगी कि CSS HTML के अंदर कैसे दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये काम हो गया। अब आप देख लें कि ये क्लिक की बेस पर काम कर रहा है। अब एक छोटा सा मसला है यहाँ पे, चलो वो मसला हम लोग ना बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही ठीक है। अब क्यूरी सेलेक्टर ऑल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग। इन पांचों के दरमियान फ़र्क पता चल गया, काम कैसे करता है, समझ आई इसकी, पूछ लो। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम कैसे काम करता है अनस? अरमान, ठीक है। और अगर हमने उसमें से किसी एक के अंदर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? इंडेक्स चेंज करना हो, इंडेक्स नंबर पास करेंगे और फिर इसको हम चेंज करेंगे। अच्छा, क्यूरी सेलेक्टर क्या काम करता है? अच्छा, बहलोल, अगर हमने किसी एलिमेंट को उसकी क्लास की बेस पर गेट करना है लेकिन क्यूरी सेलेक्टर के फंक्शन को यूज़ करते हुए, तो कैसे करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और डॉट लगा दें। जी शहरियार, अगर हमने किसी एलिमेंट को, इन्होंने जैसे कहा राफे ने कि वो सिर्फ एक ही चीज़ को गेट करता है, पहली वाली को, बाकी सबको इग्नोर कर देता है क्यूरी सेलेक्टर। अगर मुझे उस वेबसाइट के अंदर जितने भी H2 हैं वो सारे के सारे चाहिए, तो यूज़ मैंने क्यूरी सेलेक्टर को करना है, तो कैसे करेंगे? कैसे? नहीं, क्यूरी सेलेक्टर तो सिर्फ और सिर्फ पहली चीज़ को गेट करता है, बाकी सबको इग्नोर कर देता है। वो तो पहले ही एक चीज़ को, एक एलिमेंट को गेट करता है, फर्स्ट वाले, बाकी सबको इग्नोर कर देता है। लेकिन मुझे पूरी की पूरी वेब पेज के अंदर जितने भी H2 हैं वो सारे के सारे चाहिए। अनस, क्यूरी सेलेक्टर ऑल लगाएंगे। ऑल क्या करेगा? वेबसाइट के अंदर सर्च से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उन सबको गेट कर देगा। अच्छा जी, ये तो था आज तक, यहाँ तक हमारा काम। आगे इसको थोड़ा सा लेके चलते हैं, इवेंट्स के साथ ही थोड़ा सा काम करते हैं। टाइम कितना रह गया हमारा? 5:30 बजे तक है क्लास, ठीक है। यानी टाइम अच्छा खासा पड़ा हुआ है हमारे पास। हम क्या करते हैं, एक नैप बार बना लेते हैं, थोड़ा सा रियल टाइम चीज़ पे काम करते हैं। नैप का टैग यूज़ करते हैं, ठीक, IMG डॉट स्लैश, कोई भी इतनी पड़ी हुई, डॉट डॉट स्लैश करके देखते हैं तो ये बूटस्ट्रैप का आइकन पड़ा हुआ है। सेव करते हैं। अच्छा शहरियार, आवाज़ आ रही है आपकी? अच्छा, ये यहाँ पे गेट कर रहा है उस इमेज को कि नहीं?
बाहर की चीज़ों को यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं कि ज़रा HTML के अंदर चले जाते हैं। बस तकरीबन क्यों चौथी है कि तीसरी है? चौथी है, फिर तो हम बड़ा स्लो चल रहे हैं। इंट्रोडक्शन किया है कि हमने वेरिएबल्स फंक्शंस को देख लिया हमने, ये देखा तो है फंक्शन, सिंपल फंक्शन देखा है, एरो फंक्शन देखा है। ये तो आपने करवाया तो वही आप लोग बता नहीं सकते थे कि ये नहीं किया हुआ हमने। आपने कहा तो डोम करना है। अच्छा चलो, एरो फंक्शन का पता चल गया क्या है कि सिंपल आप जैसे पहले आप फंक्शन बनाते होते थे, आप क्या करते थे, फंक्शन का नाम कीवर्ड यूज करते थे, रिजर्व कीवर्ड फंक्शन, उसके बाद आप फंक्शन का नाम लिख देते थे, जैसे हम लिख देते हैं हैंडल इवेंट, और उसके बाद आप लगाते थे छोटी ब्रैकेट्स और उसके साथ आप ये कर देते थे कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, आपका ये फंक्शन बन गया। लेकिन आपका जो एरो फंक्शन है वो क्या, ये पुराना तरीका था फंक्शन बनाने का, ठीक है, 2015 से पहले जो जावास्क्रिप्ट थी ना, ये उसमें यूज होती थी। अच्छा अब वापस आते हैं लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट जो 2015 के बाद ES6 आया है, नया वर्जन जावास्क्रिप्ट का, उसमें कॉन्स्ट और लेट भी इंट्रोड्यूस हुए हैं और उसी के अंदर आपका ये एरो फंक्शन भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है। एरो फंक्शन बनाने का तरीका ये है, जैसे आप वेरिएबल बनाते हो कॉन्स्ट, ठीक है, वैसे ही आप वेरिएबल बनाओगे, जैसे मैं हैंडल इवेंट के नाम से बना देती हूँ, इज इक्वल लगाओगे, और वेरिएबल, ये इतना काम क्या होता था वेरिएबल डिक्लेरेशन का, अब ये वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं कहलाएगी बल्कि फंक्शन डिक्लेरेशन कहलाएगी, ठीक है। आप इसके साथ लगाओगे ये छोटी ब्रैकेट्स और उसके बाद इज इक्वल लगाकर ग्रेटर देन का साइन लगा दूँ और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा एरो फंक्शन। लॉजिक अंदर सेम दोनों। अब इसमें और इसमें सबसे बड़ा फंक्शन फ़र्क ये है, ये पुराना फंक्शन मेथड है, ये नया लेटेस्ट मेथड है। दूसरा, इसका एक स्पेसिफिक जो है ना वो स्ट्रक्चर है कि आपने जब भी फंक्शन बनाना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने जो है ना वो फंक्शन लिखना है, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग अगर आपने करना है ना, ये जो भी चीज़ आपने लिखनी है आप ये लिखिए, ठीक है। आप इन ब्रैकेट्स को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है, ये किसका लेआउट है कि आप फंक्शन की जो ब्रैकेट्स हैं उनको स्किप नहीं कर सकते। जो इसका तरीका है फंक्शन बनाने का, आप उसी तरीके को यूज़ करोगे, चाहे आपने ये फंक्शन एक लाइन में बनाना है, चाहे आपने 10 लाइनों में बनाना है, तरीका यही रहेगा, स्ट्रक्चर सिंटैक्स यही रहेगा। लेकिन एरो फंक्शन बहुत फ्लेक्सिबल है, ये क्या करता है कि अच्छा भाई तुमने एक लाइन में काम करना है ना, तुम इसको रिमूव कर दो, तुम डायरेक्ट आके यहाँ पर लिख दो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, आप इसको भी रिमूव करना चाहें तो आप इसको भी यहाँ पे आकर रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करता, अगर आप यहाँ से आकर ये फंक्शन हटा देते हैं तो ये इसको कंसीडर ही नहीं करेगा कि ये एक फंक्शन था या नहीं था, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी इसकी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, लेकिन ये बेसिक फ़र्क है इन दोनों के अंदर, ठीक है। तो ये इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, और इसलिए हम लोग जितना भी जावास्क्रिप्ट का काम करेंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके अंदर यूज़ करें एरो फंक्शन को। उसके बाद एक और चीज़ होती है फंक्शंस के अंदर जिसको कहा जाता है पैरामीटर। बात की है इसके बारे में पहले कि नहीं। पैरामीटर क्या होता है? फंक्शन के अंदर डाटा पास करने का जो एक वे होता है उसको कहा जाता है पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, हमने ये बनाया हुआ है फंक्शन, बल्कि ये फंक्शन थोड़ा सा स्टाइलिंग वाला है, हम थोड़ा सा लॉजिक वाला फंक्शन बना लेते हैं। कौन
सम, छोटा सा सबसे छोटा है जिसमें आप आसानी से चीज़ों को समझ। सम इज इक्वल टू एरो फंक्शन लेना। इसके अंदर मैं डिक्लेयर करती हूँ वेरिएबल, दो वेरिएबल्स बना लेती हूँ ए और बी। ठीक है, ए और बी क्या काम करेंगे, बाहर से जो डाटा है वो फंक्शन के अंदर पास करेंगे। अब मैं यहाँ पे आके बनाती हूँ कौन, रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी, और क्या करूँगी, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट। ठीक है, मैंने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर दो पैरामीटर पास किए। अब इसके ऊपर मैं कर्सर लेके जाती हूँ तो ये फौरन से बता देता है पैरामीटर, ऐसा ही है। इसके ऊपर भी लेके जाती हूँ, उस पर भी बता रहा है कि ये क्या है, पैरामीटर। पैरामीटर्स का काम क्या होता है, हमने स्कोप्स पढ़े थे स्टार्टिंग में, फंक्शनल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप। लोकल स्कोप क्या था, और फंक्शनल स्कोप क्या था, कोई भी चीज़ फंक्शन के अंदर है तो वो फंक्शन के अंदर ही यूज़ होगी, इससे बाहर वो यूज़ नहीं होगी। पैरामीटर्स यही काम करते हैं कि फंक्शंस के अंदर बाहर के डाटा को पास करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, पैरामीटर। अब मैं सम के फंक्शन को कॉल करती हूँ। अब पैरामीटर्स की आप वैल्यू देखिएगा, अगर मैं सिंपल सम के फंक्शन को कॉल कर देती हूँ तो ये क्या करेगा, मेरा पेज खाली हो गया, और अगर मैं कंसोल ओपन करूं तो ये मुझे यहाँ पे दे देगा रिजल्ट नोट अ नंबर। क्यों, क्योंकि मैंने वैल्यू नहीं दी। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ए को बी के साथ प्लस कर रही हूँ, तो हालांकि ए और बी दोनों करेक्टर्स में आ जाते हैं, तो करेक्टर्स तो कभी प्लस नहीं होते, ऐड कौन होता है, नंबर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकी वैल्यूज बतानी पड़ेगी। अब वैल्यूज पास करने के दो तरीके हैं, एक तो है कि डिफॉल्ट वैल्यू पास कर दें, ठीक है, हार्ड कोडेड वैल्यू दे दें कि ए की वैल्यू हमेशा 10 होगी और बी की वैल्यू हमेशा 20 होगी, और फंक्शन को नीचे सादा कॉल कर दें। वापस जाके देखेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 30। अब आप इस फंक्शन को चाहे 20 दफ़ा कॉल कर लें, चाहे 30 दफ़ा कॉल कर लें, ये फंक्शन आपको हमेशा रिजल्ट 30 ही देगा। ठीक है, हार्ड कोडेड जो है ये नहीं। अब लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं होता। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर बनाने का कहा था, कैलकुलेटर के अंदर अब आप एक बना लें फंक्शन सम का, वो सम क्या करेगा, ए की वैल्यू को बी की वैल्यू के साथ ऐड करेगा और आपको रिजल्ट दे देता है। उस रिजल्ट को आप स्क्रीन पर शो करवा लेंगे। लेकिन ये क्या करेगा, अब वैल्यूज तो हर दफ़ा डायनेमिक होती है, हमें तो नहीं पता यूज़र इस दफ़ा 2+3 करना चाह रहा है, अगली दफ़ा 4+5 कर ले, पता तो नहीं है, डायनामिक है ये, हार्ड कोडेड तो कुछ नहीं है। लेकिन हमारा फंक्शन तो क्या है, हार्ड कोडेड, हमेशा एक ही रिजल्ट देगा। तो इस तरह के फंक्शंस को आप, इस तरह की वैल्यूज आप यहाँ पे पास नहीं करते। आप क्या करते हैं कि जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं उस वक्त आप इन दोनों की वैल्यूज को पास करेंगे, 20 और 40। ठीक है, पहले वाला जब मैं फंक्शन कॉल करूँगी वो मुझे रिजल्ट कुछ और देगा, दूसरे वाला फंक्शन जब मैं कॉल करूँगी ये रिजल्ट मुझे कुछ और देगा, तीसरे वाला कॉल करूँगी ये रिजल्ट कुछ और देगा, पांचवे में कुछ और रिजल्ट आएगा, और छठे में रिजल्ट जो है वो कुछ और आएगा। यानी इन पांचों के अंदर मैंने दो दो वैल्यूज पास की हैं, जो पहले वाली है वो पहले पैरामीटर के लिए और जो दूसरे वाली है वो दूसरे पैरामीटर के लिए। अगर मैं अब इसको सेव करती हूँ तो आप देखें फंक्शन एक ही है, इसके अंदर हमने कोई चेंज किया नहीं किया, लेकिन वैल्यूज हम इसमें डिफरेंट पास कर रहे हैं। तो अब आप रिजल्ट अगर देखेंगे तो आपके पास एक ही फंक्शन है, लेकिन वो फंक्शन रिजल्ट आपको हर बार डिफरेंट दे रहा है। तो ये काम करते हैं आपके पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर्स होते हैं वो वेरिएबल्स जिनको आप फंक्शंस बनाते वक्त डिक्लेयर करते हो, वो पैरामीटर, और ये क्या है आपके आर्ग्यूमेंट्स, फंक्शंस की वेरिएबल्स की वैल्यू जिनको आप फंक्शन कॉल करते वक्त पास करते हो। ठीक है, ये अब ये हमने काम किया स्टैटिक, आप इसको डायनेमिक भी कर सकते हो,
इसके थ्रू, HTML के थ्रू, कि आप HTML में बना लो बटन्स, ठीक है। बटन के अंदर लिख लेते हैं क्लिक, और इसके अंदर आप लगा दें ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक के अंदर आप कॉल करेंगे सम को, और सम के अंदर अब आप पास करेंगे वैल्यू। अब क्या होगा, जब भी बटन के ऊपर क्लिक होगा तो हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये रहा, ठीक है। आप इस तरह से आप चाहे 5-6 बटन बना लें, आप उनको कॉल करते रहेंगे, वो आपको रिजल्ट देते रहेंगे अपने लिहाज से। इसको कर लेते हैं 4+2, इसको कर लेते हैं 32+2, और इसको 3+2, ठीक है। जिस भी बटन पे क्लिक करूंगी वो मुझे रिजल्ट क्या देगा, अपने लिहाज से डिफरेंट। यही होता है कैलकुलेटर में। आप बना देते हो नाम, इसको आप कह दो प्लस का, ये क्या करेगा प्लस, इसको आप नाम दे माइनस, अच्छा इसको आगे पीछे कर दिया नाम मल्टीप्लाई, और इसको अगर हम कह दें तो ये हमें देगा रिजल्ट डिवाइड। लेकिन अब अभी मेरे फंक्शंस क्या कर रहे हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट करके दे रहे हैं प्लस का, ठीक है, क्योंकि मैंने इनके पीछे लॉजिक जो है वो सेट नहीं की। लॉजिक सेट करेंगे तो ये प्लस का बटन जो है वो प्लस करके देगा, माइनस वाला माइनस, मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई। कैलकुलेटर ऐसे ही बनता है, इसके पीछे इसी तरह से लॉजिक लगती है, ठीक है। आप हर बटन के पीछे उसका एक सेपरेट फंक्शन बना लेते हो, ठीक है। जब इज इक्वल करके साइन प्लस का हो तो वो प्लस करे, माइनस का हो तो वो माइनस करे। पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट से समझ लगी, ठीक है। आगे चलते हैं, काम करना था हमने वेबसाइट का, इसको कट करते हैं, Ctrl+X, ब्राउज़र को ओपन करते हैं, इसको कॉपी किया, और साइड बार कहाँ गया ये, एक दफ़ा इसको रिफ्रेश, ये भी नहीं है, हाँ व्यू, अच्छा ये रहा, और ये रहा, ठीक है। Ctrl+W, यहाँ पे आकर एक नया फोल्डर बना लेते हैं एसेट्स, इसके अंदर ये इमेज पेस्ट कर, ठीक है। h2./assets, और एसेट्स के अंदर ये रही हमारी इमेज आ गई। यहाँ पे लोगो आ गया, इसका मतलब है ये Ctrl+P करते हैं, और लोगो के बाद div डॉट nav link, एंटर, li, और li के अंदर a मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के साथ, ये रहा, और इसको मैं जो है ना वो 5 दफ़ा पेस्ट कर, ठीक है। और इसको नाम दे देती हूँ मैं होम का, अबाउट का, कॉन्टैक्ट का, और क्या नाम है इसका, इन्फो, पोर्टफोलियो, ठीक है। इसी तरह से इनके अंदर ड्रॉप डाउन जो है वो आप बना सकते हैं, ये रहा आ गया। इसको करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, नैव, CSS में इंटरनली कर लेती हूँ, स्टाइल, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट भी दे देते हैं अंदर, स्पेस बिटवीन, अलाइन, स्पेस अराउंड कर लेते हैं, थोड़ा ज़रा साइडों से भी स्पेस आ जाए, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक हो गया। अच्छा, इमेज का साइज बहुत बड़ा है, तो मैं क्या करूँगी कि नैव के अंदर जो IMG का टैग है उसकी जो विड्थ है वो मैं दे देती हूँ यहाँ पे कि 204 रैम कर ले, रिस्पॉन्सिव भी हो जाएगी ना, ये रहा, बहुत है इतना लोगो, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि डॉट
नैव लिंक्स जो हैं उनको भी क्या कर दे, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम, सेट। हो गया। लिस्ट स्टाइल क्या करेगा, और क्या होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन भी नन, तो डॉट नैव लिंक्स एल आई और एल आई के अंदर ए, और ये क्या करेगा, टेक्स्ट डेकोरेशन। हो गया। अब गैप चाहिए, स्पेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 32 पिक्सल की स्पेस आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये करते हैं कि जब नैव लिंक्स के ऊपर हम नैव लिंक्स के अंदर जो एल आई है, जब हम उसके ऊपर होवर करें तो क्या करना कि हैं, अंडरलाइन क्या होती थी प्रॉपर्टी, टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसके लिए हम कहेंगे अंडरलाइन, और कलर बता देते हैं इसको, ग्रीन देते हैं। ठीक है, ये रहा, जब होवर करेंगे तो ये इस तरह से अंडरलाइन आ जाएगी। अच्छा, ये तो था छोटा सा हमारा ये, इसको थोड़ा सा नैव को दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, ये हो गया। ठीक है, नैव बार को करना है हमने रिस्पॉन्सिव, छोटी स्क्रीन पर तो ये हो जाती है इस तरह से खराब। मैं ये चाहती हूँ कि छोटी स्क्रीन पर आकर यहाँ पे क्या शो हो मुझे, हैमबर्गर, वो 3 बार्स, तो मैं इसको बंद करती हूँ पहले तो, कंट्रोल W, कंट्रोल T, फॉन्ट ऑप्शन था, फॉन्ट CTN, और यहाँ पे आके फ़ौरन ही सर्च करते हैं बार्स के बारे में। FA बार्स था शायद इसका ना। नैव लिंक से बाहर ही आकर मैं बना लेती हूँ एक आइकन, जिसका नाम होगा क्लास नेम FA बार्स। चेक करते हैं अगर तो चल गया, CDN नहीं लगाया हुआ, ठीक है, कॉपी, और यहाँ पे आकर टाइटल के नीचे इसको पेस्ट कर देते हैं, और यार तुक्का सही लग गया हमारा, FA बार था, इसके पीछे लगते हैं तो अभी तक पेज ही रिलोड होते रहना था। अच्छा, ये आ गई। अब ये बार्स ऐसे नहीं शो होनी चाहिए, ये कब शो हो, जब स्क्रीन का साइज़ क्या हो हमारा, छोटा। ठीक है, अब क्या करना है कि सबसे पहले बड़ी स्क्रीन पर जाते हैं, और ये रहा, ये जो हमारा FA बार्स है ना, इसको हमने करना है, बल्कि आई का टैग ही कह देते हैं, आइकन हम एक ही दफ़ा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, बाद में आप इसको क्लास की बेस पर कह सकते हैं। मैं इसको कहती हूँ डिस्प्ले, हमें ये नहीं चाहिए बड़ी स्क्रीन पर, हुआ नहीं है ये, FA बार्स, बल्कि एक बेहतर तरीका ये है कि इसको डिप के अंदर रैप कर दें, और इसको आप नाम दे दें क्लास इज इक्वल टू बार। ठीक है, और यहाँ पे आकर आप बार को कह सकते हैं डॉट डिस्प्ले। ठीक है, अब ये क्या हुआ है, डिस्प्ले नन हो गया। विजिबल कब होगी, स्क्रीन का साइज छोटा हुआ, मीडिया स्क्रीन एंड मैक्सिमम विड्थ कोलन 760 पिक्सल। ठीक है, वो इन्वर्टेड कोमास में नहीं देना था, 760 पिक्सल। और इस पॉइंट पर आकर आप क्या कहोगे, डॉट बार, और बार को कहना है हमने, मिस ले गई थी अटेंडेंस, आके नहीं आई, आ जाती है डिस्प्ले। ठीक है,
अब देखते हैं, बड़ी स्क्रीन है, छोटी स्क्रीन पे जाते हैं। 760 पिक्सल पे जाकर बार क्या हो जाएगी हमारी डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, हाइड कर देंगे। इस पॉइंट पर आकर ये क्या होगी, ख़राब होगी, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, हाइड कर देंगे। हम कहते हैं कि जो नैव लिंक्स हैं उनको क्या कर दो, इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दो और इसको डिस्प्ले नन कर दो। ठीक हो गया। डिस्प्ले नन करने के बाद हम ये चाहते हैं कि भाई ये जो साइड बार है ना हमारी, नैव लिंक लिस्ट शो हो, क्लिक। अब इसका तरीका है, या तो आप ये कर लो कि आप इन्हीं नैव लिंक्स को, ये जो आपकी हैं ये वाले, इन्हीं नैव लिंक्स को छोटी स्क्रीन पर क्लिक करने पर लेफ्ट साइड से टेक्स्ट डायरेक्शन कॉलम देकर निकाल लो। या जो बेहतर तरीका होता है वो ये कि एक सेकंड नैव बार बना लो, ठीक है। उस नैव बार को आप करना डिस्प्ले नन, ठीक है, और छोटी स्क्रीन पर जब हम बार्स के ऊपर क्लिक करेंगे उस नैव बार को हम कर लेंगे डिस्प्ले ब्लॉक, शो कर लेंगे। अब पहले देख लेते हैं नैव लिंक्स वाला तरीका। एक तरीका करवाऊंगी, वो बता दो। अब दूसरी नैव बार वाला करना है कि इसको सेट करना है, इसको सेट करते हैं। दूसरी नैव बार वाला फिर आप लोग खुद करेंगे। अच्छा जी, नैव लिंक्स हैं आपके डिस्प्ले नन छोटी स्क्रीन पर। अब पहले तो काम देखते हैं करना क्या है। जब आ जाएगी स्क्रीन का साइज छोटा, आप करेंगे इन हैमबर्गर्स के ऊपर क्लिक। ये क्या करेंगे, आपका जो नैव लिंक्स है उनको डिस्प्ले ब्लो, ठीक है। तो हमें किन किन चीज़ों को गेट करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको, और उसके बाद नैव लिंक्स को करते हैं। जावास्क्रिप्ट में चले जाते हैं, इसको हटा दूँ, गंद बच जाता है, आप लोगों को समझ नहीं आती, हटा दूँ ना, ठीक है। कंट्रोल ए, कहाँ गया ये, कंट्रोल ए और ये खा, ठीक है। कौन सबसे पहले हमें चाहिए वो बार। मैं वेरिएबल का नाम भी बार रख देती हूँ ताकि मुझे पता चले कि इस वेरिएबल के अंदर HTML वाली बार्स पड़ी हुई है। इज इक्वल डॉक्यूमेंट, क्या यूज़ करेंगे, क्यूरी सेक्टर, और पास करेंगे डॉट बार, बार को गेट कर लेगा। उसके बाद कौन, आप इसको चेक भी एक एक पॉइंट के बाद, अभी आप नया नया सीख रहे हो तो आप इसको बार बार चेक करते रहोगे कंसोल डॉट लॉग करके, कि अगर आपको ये बार वाला सारे का सारा कंसोल में मिल रहा है तो आप इसको आगे लेके चलोगे, नहीं तो आप इसको दोबारा टेस्ट करोगे। अभी मैं थोड़ा सा इसको ज़रा जल्दी से लेके चलती हूँ। इसके बाद मुझे चाहिए नैव लिंक्स, ठीक है, इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेक्टर डॉट नैव लिंक्स लिखा हुआ था, चेक कर लेते हैं एक दफ़ा क्लास, ठीक है, नैव लिंक्स ही था, सही है। अब मैं क्या कहती हूँ, सेव करती हूँ उसको, और कौन शो नैव इज इक्वल, अच्छा जी, ये होगा काम। अब क्या होगा कि जब मैं बार्स के ऊपर क्लिक करूँगी, ठीक है, उस वक्त क्या करना है कि नैव लिंक्स डॉट स्टाइल जो है वो आपने क्या कर देना है, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले फ्लेक्स या ब्लॉक, ठीक है, कोई भी एक कर सकते हैं। मैं ब्लॉक यूज़ कर लेती हूँ, मैं कहती हूँ कि नैव लिंक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, स्टाइल सही नहीं लिखा गया, डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक, ठीक है, ये कर दो। कब करेगा, शो नैव बार पे जब मैं क्लिक करूँगी, बार इधर आके लगाती हूँ ऑन क्लिक और रिकॉल कर, मैं बताती हूँ, एक मिनट, क्लिक करते हैं, ये आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको कहते हैं कि नैव लिंक्स जो है ना हमारी,
एक तो स्टाइलिंग भी इनकी चेंज करनी है, तो फिर हम यहाँ पे आके कहेंगे nav links डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक के बजाय डिस्प्ले फ्लेक्स कर लें। फिर इसको डिस्प्ले फ्लेक्स पहले चेक करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स पे कैसे काम करेगा ये। अच्छा जी, चेक करते हैं, ये आ जाएगा। ठीक है, हम इसको कहते हैं कि आप सबसे पहले ना स्पेस लो टॉप से, डिस्प्ले फ्लेक्स डॉट मार्जिन फ्रॉम टॉप कह दें या पैडिंग, मार्जिन मार्जिन फ्रॉम टॉप इज इक्वल लेगा ये कोई आ गया नीचे। ठीक है, अच्छा एक और भी तो काम कर सकते हैं, इसको पोजीशन भी तो दे सकते हैं। अब देखो मार्जिन फ्रॉम टॉप करने पर ये टॉप से इस तरह से नीचे आ रहा है। चलो देखते हैं थोड़ा सा आगे जाके, nav links डॉट स्टाइल डॉट फ्लेक्स डायरेक्शन इज इक्वल कॉलम। आ गया। मसला क्या आ रहा है कि ये उसको भी चेंज कर रहा है। फिर इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे आकर पोजीशन। ठीक है, पोजीशंस को यूज़ करेंगे, इसको टॉप से स्पेस दे देंगे, ये टॉप से नीचे आ जाएगा और ये काम करेगा। चेक करते हैं ज़रा इसको, यहाँ पे आके ये करते हैं और इसको कहते हैं nav links डॉट स्टाइल डॉट पोजीशन इज इक्वल एब्सोल्यूट। ठीक है, चेक करते हैं, क्लिक, ये आ गया। ठीक है, टॉप से अब देते हैं मार्जिन फ्रॉम टॉप की जगह इसको खाली कहते हैं कि आप टॉप से ले लो 50 पिक्सल। आ गया नीचे। ठीक है, अब इसकी स्टाइलिंग आप चेंज कर सकते हो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर सकते हैं इस पे, ये। ठीक है, अब इसको दे देते हैं विड्थ और हाइट। ठीक है, पहले ये क्या था, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में था, हम इसको लेफ्ट पे दे सकते हैं। पहले तो इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं ना, nav links डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, पता चलेगा कि इसके पास विड्थ कितनी है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे देते हैं, ये आ गया। इसके पास सिर्फ इतनी विड्थ है, हमें इसको क्या देनी पड़ेगी, विड्थ। पैडिंग भी दे सकते हैं, विड्थ भी दे सकते हैं। बेहतर यही है कि पैडिंग दे विड्थ दे दें। nav links डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, विड्थ इज इक्वल टू 50%। ठीक है, हाफ लेगा स्क्रीन की विड्थ। हो गया। अब इसको कहते हैं कि तुम राइट से 0 ले लो, nav links डॉट स्टाइल डॉट राइट आ गया राइट से 0। ये ऊपर जो स्टाइलिंग आ रही है वो आपको पता है, ये वो डिफॉल्ट स्टाइलिंग की वजह से है, मार्जिन 0 और पैडिंग 0 की वजह से। 50% विड्थ इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है तो 30% कर देते हैं। हैं, अच्छा छोटा साइज करते हैं जरा स्क्रीन का, ये रहा, इस तरह से आ गया। ठीक है, टॉप से थोड़ी सी ज़्यादा दे देंगे तो ये ब्लू लाइन से भी नीचे आ जाएगा। तो 50 पिक्सल जहाँ पे किया हुआ है वहाँ 52 पिक्सल कर देते हैं। नहीं हुआ, 60 ये रहा। ठीक है, अच्छा टॉप से अब इनिशियल जो स्टाइलिंग है ना वो ज़रा 0 करते हैं इसकी, और फिर इसमें बड़ी सारी चेंजेस आ जाएंगे, हमें पैडिंग भी देनी पड़ेगी ऊपर नीचे। चलो ये रहा आपका। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, अब इसकी हाइट हम कर देते हैं 100 VH। nav links डॉट हाइट डॉट स्टाइल पहले करेंगे, डॉट हाइट इज इक्वल टू, अच्छा 100 VH नहीं करते क्योंकि ऊपर वो nav बार भी आई हुई है। ठीक है, चलो 100 VH कर,
ये आ गई इस तरह से, सही है। ये अब देखो, मैं 100 VH इसलिए नहीं कह रही थी कि नैव बार 100 VH का मतलब है पूरी स्क्रीन की विड्थ। तो क्या करेगा, ऊपर से थोड़ी सी स्क्रीन ले ली नैव बार ने, तो ये नीचे से उतनी जगह को कवर करने के लिए क्या दे देगा आपको, स्क्रोल बार। तो ये स्क्रोल बार नहीं खत्म, स्क्रोल बार खत्म करने के लिए हम इसको कह देते हैं 95 VH। आ जाएगा इस तरह से, अभी भी थोड़ा सा है तो 90 VH, 80 VH थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। अब ये आप मार्जिन जीरो पैडिंग जीरो खत्म करेंगे ना तो ये मसला हल हो जाएगा। अब देखें वो नहीं आ रहा, ठीक है, इस तरह से। और वो 50 पिक्सल ही सही था, कभी लगता है कम है कभी था ज़्यादा। कलर सेट करेंगे तो वो पता चल जाएगा हमारे लिए। आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर लगा लेंगे ट्रांजिशन, ट्रांजिशन से ये क्या हो जाएगा, स्मूथ, ठीक है। एक मसला है अब, और वो मसला ये है कि ये नैव बार शो तो होती है लेकिन क्लिक करने पर वापस नहीं जाती। दो तरीके हैं, इसी को यूज़ कर लें, या तो वो पता है आपको, वो क्रॉस का आइकन आ जाता है यहाँ पे, क्लिक करें तो वो नैव बार वापस चले जाते हैं। दोनों तरीके हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, अभी इसी को यूज़ कर लेते हैं, टाइम भी थोड़ा सा रह गया। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन, इफ ये कंडीशन आएगी और उसके बाद इफ में ये पार्ट आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये शो होगा, एल्स में क्या होगा ये आपको शो नहीं होगा। तो मैं कहती हूँ कि अगर नैव लिंक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल है, अगर तो डिस्प्ले नन नहीं, कंपेयर करना है ना फुली, डिस्प्ले नन है तो ये आ जाए। अगर पहले से नैव लिंक हमारे डिस्प्ले नन है तो वो क्या शो करवा दे, डिस्प्ले फ्लेक्स और नैव बार आपको शो करवा दे, ठीक है। लेकिन अगर पहले से ही नैव बार शो है तो फिर ये क्या करे, उसको डिस्प्ले नन कर दे। तो मैं इसी को उठाती हूँ यहाँ से और इज इक्वल लगा, ठीक है। क्या करेगा कि अगर तो पहले से डिस्प्ले नन है तो ये इसको कर देगा डिस्प्ले फ्लेक्स, लेकिन अगर पहले से ही डिस्प्ले फ्लेक्स है यानी शो हो रही है तो ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्ले नन। लेकिन ये काम तब करेगा जब मैं इसके ऊपर जाकर क्लिक करूँ। ये रहा, क्लिक हाइड, क्लिक हाइड, ठीक है। अच्छा, अब एक मसला है वो ये कि डबल क्लिक करना पड़ रहा है। देखिए, एक दफ़ा क्लिक किया इसने नहीं शो करवाया, दोबारा क्लिक कर रही हूँ तो ये शो करवा रहा है। कैसे, कंडीशन को थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा चेंज। डिस्प्ले नन में उसको कह देते हैं कि इधर आकर कह देते हैं उसको कि अगर तो पहले से ही डिस्प्ले फ्लेक्स है तो उसको फ्लेक्स रहने दे, लेकिन अगर पहले से डिस्प्ले नन है तो उसको क्या कर दे। अच्छा, ये भी गलत है वैसे, तो वो शो ही नहीं होगी, ठीक है। अगर पहले से डिस्प्ले फ्लेक्स है तो ये क्या करेगी, उसको डिस्प्ले नन और इसको कर देगी डिस्प्ले फ्लेक्स। नहीं, ये भी गलत हो गया कंडीशन। डिस्प्ले नन है तो ये इसको क्या कर देगी, डिस्प्ले फ्लेक्स। और अगर हम इसको उठाकर एल्स में ले आए और इधर जाकर कंडीशन लगा दें कि इफ डिस्प्ले फ्लेक्स, तो उसको क्या करते, डिस्प्ले नन। चेक करते हैं जाकर, ये रहा। अब एक क्लिक पे काम कर रहा है, ठीक है, ये रही। अच्छा, क्या हुआ था कि पहले हमने इसको क्या किया हुआ था, डिस्प्ले नन नैव लिंक्स को, तो हमने कंडीशन भी लगाई हुई थी कि अगर डिस्प्ले नन है पहले से तो फिर उसको दोबारा से कंडीशन को चेक करता था और फिर वो लगाता था, ठीक है। हमने अब क्या किया कि कंडीशन को पहले वाली को फॉल्स कर दिया
और एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर दिया। वो पहले क्या कर रहा था, कंडीशन हमारी फॉल्स थी, हमारी कंडीशन फॉल्स थी, इस वजह से वो क्या करता था, इस वाले ब्लॉक को इग्नोर कर देता था और नीचे चले जाता था एल्स में, और एल्स में वो क्या करता था, उसको दोबारा से डिस्प्ले नन ही रहने देता था। इसलिए मुझे 2 दफ़ा क्लिक करना पड़ता था। जब दूसरी दफ़ा मैं क्लिक करती थी तो वो डिस्प्ले नन को करता था डिस्प्ले ब्लॉक, और फिर हमारी जो फर्स्ट वाली कंडीशन थी वो ट्रू हो रही थी और हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा था। इसलिए मैंने कंडीशन को उल्ट कर दिया। वहाँ पे हमारी वो क्या है, इधर हमने किया हुआ है नेवलिंग्स को डिस्प्ले नन, ठीक है। अब डिस्प्ले नन इसके साथ मैच करेंगे तो क्या होगी, जब मैं क्लिक करूंगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। एक ही दफ़ा क्लिक पर अब काम करेगा, दोबारा क्लिक करूंगी तो इसको क्या कर देगा, नन कर देगा। ये अब आप इसको स्मूथ बना सकते हैं ट्रांजिशंस लगाकर, ठीक है। ट्रांजिशन लेफ्ट से वो माइनस जो भी करना है वो अब आप लोगों का काम है, और दूसरा वो जो क्रॉस वाला आइकन है वो अब आप लोग लगाएंगे। काम सिंपल यही है कि हमने यहाँ पे इफ एल्स लगाई हुई है, आप वहाँ पे जाके वो क्लिक वो सिर्फ लगा देंगे। करवा दूँ वो भी कर लेंगे। चलो असाइनमेंट बता देते हैं। बंद हो गया। अच्छा, HTML फॉर्मेटर नहीं, क्या चलो मैं इसमें देख के ना आप लोगों को हो गया सही। अच्छा, इनकी ना कोई टेम्पलेट कोई सही नहीं आती। अच्छा ये है, और अच्छा ये स्केल, और ये वही, ये भी थोड़ा सा स्केल हो जाती है, और बैकग्राउंड कलर जो है वो उसका ब्लर होकर स्प्रेड हो रहा है, इस वजह से ये लग रहा है जैसे लाइट बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो। ये तो CSS की है सारी की सारी, CSS के लिहाज से ये सही है। और एक्सटर्नल पे अगर क्लिक करें, अच्छा ये भी ठीक है, लेकिन CSS के लिहाज से ये अगर स्टार्टिंग में मिलती जब आप लोग नए आए थे, बना स्क्रीन शेयर करते हैं। अच्छा जी, ये कौन है, राफी, आप बल्कि इधर ही हो। अच्छा ये डोमेन आप लिंक जो है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, आप ये वाला लिंक मुझे भेज देना, लेकिन मैं आप लोगों को कोई और टेम्पलेट देती हूँ। अच्छा इसको छोटे पे देखते हैं कैसी लगेगी। नेट स्लो हो गया।
2 मिनट बस, इधर ही है घर। कल घर कल घर हुई थी। अच्छा जी, ये रही आपकी असाइनमेंट। छोटा सा स्लाइडर है, इसमें क्लिक पे इमेज ट्रांसलेट होगी। ये हो नहीं रही, लेकिन आप लोगों को बेहतर पता है कि स्लाइडर कैसे होता है। ये रहा, ठीक है। और इसके बाद और तो कोई चीज़ इसमें नहीं है। क्या ये मेरे ख्याल से ना इसकी ये इमेज ही ऐसी है, बैकग्राउंड इमेज। हाँ, वो ही इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे के माइनस किया। ये रहा, ठीक है। एक ये वाला स्लाइडर और एक ये वाला स्लाइडर, सिर्फ 2। अच्छा, ड्रॉप डाउन भी आप लोगों को अब तो आते हैं ये वाले।